Yasser Mushtaq. Mushtaq की ट्राई. Ayaz Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, बात होगी आज कौमी खेल हॉकी पे, जिसमें पाकिस्तान का हॉकी का माजी जो है बड़ा ताबनाक रहा है। पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान दुनियाई हॉकी की वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा यानी 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने का एज़ाज़ हासिल किया है, जबकि हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया 3-3 मरतबा ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहे हैं। जर्मनी ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है और हमारा रवायती हरीफ भारत, जिसने ओलंपिक में बिलाशुबा हमसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की, लेकिन वर्ल्ड कप और में इंडिया और बेल्जियम ने एक एक कामयाबी हासिल की है। इसका मतलब यह है कि हमारे माजी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो पेश की और पाकिस्तान का दुनियाई हॉकी में सब्ज़ परचम बुलंद किया। लेकिन हमने देखा कि वो माजी का जो तुर्रे इम्तियाज़ होता था पाकिस्तान हॉकी का, वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह बादलों की ओट में चला गया। और हमने ये भी देखा कि एक वक्त ऐसा आया, पाकिस्तान हॉकी में 2 फेडरेशनों का क़याम अमल में आया। सूबाई एसोसिएशनें भी 2 बनी और रीजनल एसोसिएशनें भी 2 बनी, लेकिन अब कम अज़ कम यह है कि एक ही फेडरेशन काम कर रही है। एक वक्त ऐसा था कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर और तारिक मैसूरी बुकटी के साथ सैयद हैदर हुसैन सेक्रेटरी हुआ करते थे आज से चंद माह कबल तक, लेकिन आज तारिक बुकटी साहब सदर हैं और राना मुजाहिद वो सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहे हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें या हालिया सालों की बात करें, गुज़िश्ता महीनों की बात करें, तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने बहुत सारे मसाइल के बावजूद निस्बतन बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया हैदर हुसैन के ज़माने में। और अब जबकि तारिक बुकटी साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद बहैसियत सेक्रेटरी उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया है, तो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, जिसमें 2025 के लिए उन्होंने एक नए अज़्म, जोश, जज्बे और वलवले की जो है उम्मीद कायम की है, और वो ये कहते हैं कि 2025 जो है हॉकी की तरक्की का साल होगा। यकीनन हम सब पुरुम्मीद हैं और ऐसा होना भी चाहिए, और कभी भी किसी भी चीज़ में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपना मुहासबा भी करना चाहिए, इसलिए कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। चाहे वो हॉकी के प्लेयर्स हों या आम लोग हों, उनको हॉकी के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियां पूरा करनी होंगी। ख़ास तौर से वो लोग जो हॉकी से वाबस्ता रहे हैं या हॉकी के खिलाड़ी साबिक रहे हैं, उनके ऊपर ये ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कामों में, अपनी चीज़ों में हॉकी के हवाले से नेक नियति लेके आएँ, कंसंट्रेट करें, फोकस करें और हॉकी को फिर उस मकाम पे पहुँचाएँ जो पाकिस्तान हॉकी का तुर्रे इम्तियाज़ होता था। यकीनी तौर पर अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ, जो दौर होता था कर्नल दारा का, ब्रिगेडियर हमीदी का, ब्रिगेडियर आतिफ साहब का दौर था, फिर ब्रिगेडियर अपने एयर मार्शल नूर खान का तो कोई सानी नहीं था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, तमाम मरहूमीन को गरीक रहमत करे, हॉकी से वाबस्ता और तमाम लोगों को। लेकिन जो माजी के हमारे लोग थे उन्होंने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया। उनका जो विज़न था, बड़ा इंटरनेशनली विजनरी लोग हुआ करते थे और बहुत ही एतमाद के साथ काम किया करते थे। लेकिन हमने उसके बाद देखा, ख़ास तौर से हालिया 10-15 सालों से, कि हमें हमारी फेडरेशन को
फंड्स के मसाइल का सामना करना पड़ा, और हमारे जो मतलब ओहदेदार थे वो उस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके, और उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था वो काम जो है उस तरह से नहीं हुए, और यही वजह हुई कि उसके बाद पाकिस्तान हॉकी जो है उसका सब ने डिक्लाइन देखा। लेकिन बहरहाल हमें अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए। जैसे वो इकबाल का शेर है कि नहीं नाउम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरों से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमने हॉकी के मसाइल के लिए और जो इस वक्त करंट स्टेटस है, जो सिनारियो है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने पाकिस्तान हॉकी के मैं समझता हूँ कि माजी के दो ऐसे सितारों को यहाँ पे दावत दी है जिनका माजी जो है उनका खेल जो था ताबनाक था। एक तो हमारे मेहमान हैं साबिक ओलंपियन और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट अयाज महमूद साहब, जिनके क्रेडिट पे 2 गोल्ड मेडल हैं, 7 उनके मतलब सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और उनका जो खेल था वो सब ने देखा कि वो हमेशा से शानदार नज़र आया। और अब भी जब वो ग्राउंड में उतरते हैं, जब हमारा वेटरन्स का मैच होता है, तो वो झलक जो है वो देखने को मिलती है। और उनके साथ साथ आज हमने दावत दी है साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आसिफ अहमद ख़ान को, जो इनके क्रेडिट पे भी 2 गोल्ड हैं। लेकिन अगर हम एटलांटा ओलंपिक से कब जो प्री ओलंपिक हुआ था, अगर हम उस टूर्नामेंट को भी शामिल कर लें, तो चूँकि वो हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था और उस टीम में ये शामिल थे, तो आप कह सकते हैं कि 3 गोल्ड मेडल जो है आसिफ के क्रेडिट पे हैं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है इनके आसिफ के क्रेडिट हैं। और आसिफ के मुतालिक मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं कि जब एटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ, तो उससे कब जो प्री ओलंपिक हुआ था और वो टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि आसिफ जो हैं ओलंपिक की टीम में, एटलांटा ओलंपिक की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे बहुत से खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हुई, तो इनके साथ भी ज़्यादती हुई और ये जो है ओलंपिक की टीम में नज़र नहीं आए। बहरहाल ये तो हमारा कल्चर है कि जहाँ माजी में मतलब हमने मेरिट पे टीमें मुंतखब की, जिस तरह से हमारे माजी के खिलाड़ियों ने, आपने देखा कि जो मैंने रिकॉर्ड बताया कि इतने गोल्ड मेडल हासिल किए, तो उस वक्त वो लोग ऐसे थे जो मेरिट पे टीमें मुंतखब किया करते थे। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी कमी मतलब हमें सामने आई। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि इन्हीं तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे दरमियान ये 2 मेहमान मौजूद हैं, साबिक ओलंपियन अयाज महमूद और इंटरनेशनल आसिफ अहमद। तो पहला सवाल मेरा अयाज महमूद साहब आपसे होगा कि हमने ये देखा, देखें अब मैंने शेर भी पढ़ा है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और पिछले दिनों अपने अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में, जिसका पहले नाम था हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन मैसूरी बुकटी साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी उम्मीद अफजा बातें की और उन्होंने ये कहा कि 2025 का जो साल है वो हॉकी की तरक्की का, कामयाबी का और उरूज का साल होगा। यकीनन हमें जो है उनकी नेक नियति पे शुबा नहीं है अगर उन्होंने ये बात की है। हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हॉकी जो है वो उरूज हासिल करे। तो ये मतलब मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया, तो ये जो मतलब वो पुरुम्मीद हैं और ख़ुद इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि 2025 जो है वो हॉकी की उरूज का साल होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो रियाज भाई आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा से हमें मदऊ किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, आपको अगर आपने पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो दोबारा रिवाइव हो और उसका वही मुकाम होना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हम सब की दुआएं हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि अगला साल में कितने दिन रह गए सर? अगले साल में कितने दिन रह गए सर? कमोबेश 1.5 महीना। 1.5 महीना। तो क्या हमारा कोई कैलेंडर है या सिर्फ हम बातों की हद तक है? हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं है। अगला साल बहुत अच्छा होगा, हम उम्मीद करते हैं अगला साल भी अच्छा हो, उससे अगला साल भी अच्छा हो। लेकिन अगर आपने कोई डायरेक्शन देनी है, ये डायरेक्शन आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देनी चाहिए थी जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप बड़े अरसे के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी कराची शहर में, जो बेसिकली किसी ज़माने में हॉकी का एक हब होता था।
आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, आपने 5 आदमियों के ऊपर बैन लगा दिया, उस पर मैं आऊँगा अभी स्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन आपने कोई कैलेंडर नहीं दिया। उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन आई फील कि जब आपने ये 3-4 महीने, आप काफ़ी 7-8 महीने से आप फेडरेशन के साथ इन्वॉल्व हैं, राणा साहब और बुक्ति साहब, तो इनको चाहिए था कि कैलेंडर जो है वो 2025 का दे देते। तो मेरे ख्याल है वो जो टीम्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर लेते कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये कह रहा है और इंटरनेशनल इवेंट्स पे हमने इतना जाना है। तो अभी सिर्फ जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कहा है, तो उम्मीद पे है दुनिया कायम है। जब कोई टूर्नामेंट आएगा तो फिर देखेंगे, जब कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट आएगा तो तब देखेंगे। इस फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि 2025 जो है वो अच्छा होगा। अगर टूर्नामेंट होते तो तब हमें पता लगता है कि ऑन पेपर आपके फॉर एग्जांपल 12 महीने हैं, तो 12 महीने में आपके 6 टूर्नामेंट्स हैं, तब तो समझ आती है कि हर 2 महीने के बाद एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, और उसके अंदर फिर आपके इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाना है आपने, अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के, और आपने बच्चों को भेजना भी है। लेकिन ज़बानी कलामी है सारा, मतलब ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, थ्योरी है। चलें, वेट एंड सी, और अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। सर देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि ये तो हम सब उम्मीद करते हैं, जितने एक्स प्लेयर्स हैं, हमारी सबकी दुआ है कि हॉकी दोबारा उस जगह पर आनी चाहिए जहां पर उसका मुकाम है और होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात, जिस तरह पिछले 20 साल से यही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो गए, हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा आसिफ यार, आप ये बताइए कि देखें, आप उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं पाकिस्तान के जो अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18, मतलब एक प्रोसेस से आप गुजर के आए और पाकिस्तान की टीम में आपने जगह बनाई। ऐसा नहीं हुआ कि आप अचानक किसी एक चैंपियनशिप आज अच्छा खेले और टीम में इंडक्ट हो गए, बास ये 24 साल की उम्र में आप बतदरीज नीचे से आए। और मैं ये समझता हूँ कि आपका जो कैरियर है और लंबा होना चाहिए था। आपने 93 से 98 तक आपका कैरियर रहा, और उसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है ना, 3 ब्रॉन्ज हैं उसमें। आप क्या समझते हैं कि जो, एक तो ये बताइए कि आपने हॉकी जो थी वो किस तरह से शुरू की? आपके भाई भी मरहूम, वो भी आमिर जो थे, वो भी हॉकी बड़ी अच्छी खेला करते थे। इब्तिदा किस तरह से की, घर में क्या माहौल था? दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि एटलांटा ओलंपिक, उससे पहले प्री ओलंपिक हुआ था, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, उसमें आप उस टीम में शामिल थे, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और हम भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उस टीम में शामिल होंगे जिस तरह का आपका खेल था, लेकिन नहीं हुआ। तो यकीनन मायूसी हुई, उसका कलक हुआ होगा, वो बताइएगा दोनों चीज़ें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। हॉकी जो स्टार्ट की ना मैंने कि बेसिकली जैसे भाई का आपने जिक्र किया, वो खेलता था बेसिकली हॉकी, मेरा उससे एज डिफरेंस 3 साल का था, और बीइंग अ हबीबियन, वहाँ हबी पब्लिक में आपको पता है हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। भाई मेरा वहीं खेलता था, मैं वहाँ से। खैर उसके साथ आपने देखा होगा सर, YMCA हॉकी जो था हमारा, YMCA का जो शबी अब्बास साहब वहाँ के वो थे, वहाँ पे स्कूल के जो कैंप्स होते थे ना छुट्टियों में, वो लगाते थे। तो वहाँ से जो है ना रियाज भाई मैंने स्टार्ट किया था। वो जो बच्चों की जो खोलती है, अंडर 14 का था कैंप था, उससे सर ये मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रेजुअली वहाँ से अंडर 14 की टीम को सिलेक्शन और ये वो इस तरह से ये प्रोसेस होता हुआ चलता चला गया। उसमें ये हुआ कि बेसिकली जो है ना अपना याजी भाई भी हैं और भी हमारे जितने भी सीनियर्स होते हैं, ये इस तरह के जो बड़े लोग आते थे खेलने के लिए, वहाँ देखते थे, उनसे हम लोग लर्न बहुत करते थे, क्योंकि वो जी हमें बेसिक्स जो थी ना वो हमारी वहाँ पे बनी थी। स्टॉपिंग, हिटिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, कि जो आजकल थोड़ा सा जो है ना आपको पता है बाईपास करके जो है ना ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं होती है, एक बॉल मिलती है वो बाहर हो जाती है। उसमें ये होता है कि हम इतनी ज़्यादा हिटिंग, हमारे इंडिविजुअल मतलब हर बंदा अपनी अपनी जो है ना स्किल्स के ऊपर काम करता था, और वो करवाया भी जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा उसका जो है ना आप आउटकम जो है जब आप नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं वहाँ जाके आपको जो है ना तो मतलब इब्तिदा में इन चीज़ों से आपको फायदा हुआ? बहुत फायदा अटलांटा ओलंपिक के बाद। तो सर वो यही होता था कि हमारी हिस्ट्री जो थी पाकिस्तान हॉकी की, जितने बड़े बड़े हमारे लेजेंड्स थे, तो उन लोगों की आपको पता है पाकिस्तान ने रूल किया पूरी दुनिया के ऊपर हॉकी में, तो उसी की वजह से उनको देखते हुए फिर हम भी वही कोशिश करते थे। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो हमने उससे सीखा ना, तो वो सर उसकी वजह से हमें बड़ा हेल्पफुल हुआ। उस पर काफ़ी पाकिस्तान ने अपना जो है हमारे उस पर 96, 94 आपने देखा था कि 94 में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी भी हुआ, काफ़ी 90s के जो हमारा जो एरा था उस पर काफ़ी पाकिस्तान ने खेला। उसके बाद कुछ 96, 90 के बाद जो है ना, उसके बाद ग्रेजुअली हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल होना शुरू हुआ था। लेकिन ये होता है कि डेफिनेटली ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, अगर बंदा इनसे होता हुआ आता है ना, तो रियाज भाई उसके अंदर जो है वो बात एक अलग होती है,
और ये जो बंदा डायरेक्ट आया, कॉल किया और उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसके अंदर एटलांटा ओलंपिक में अब उसके बाद सर आ गए थे। इसीलिए मैं बता ओलंपिक्स की जो बात थी, एटलांटा ओलंपिक्स की थी, उसमें ये था कि क्योंकि 94 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, गोल्ड मेडल हुआ था, एशियन गेम्स में खेला था, फिर काफ़ी सीरीज़ और ये बाहर से टीमें आती थी जो खेले। फिर जब ओलंपिक्स का जो टाइम आया था, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल था, बहुत मुझे होप थी कि मैं जो है ना अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा 2 साल हो गया था मुझे खेलते खेलते, मैंने अब मैं इंशाल्लाह ताला ही खेलूँ। और आपको पता है दुख और तकलीफ तो हुई होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक ओलंपियन एक बनना हॉकी प्लेयर के लिए तो एक बहुत बड़ा ऑनर होता है हाजी भाई, और आप भी समझते होंगे, आप तो खुद सारा हॉकी से जानते ही हैं। तो उस पर रियाज भाई मैं बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल जो लास्ट टूर था ये बिफोर वो वापस आए थे, और हार्डली मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन बाद हमारी टीम ट्रैवल कर गई थी अटलांटा के लिए। उसमें मुझे थर्ड डे मुझे पता चला कि मैं टीम में नहीं हूँ, तो वो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैं उससे जो है ना मुझे काफ़ी बहरहाल ये मतलब इस पे बिलीव करना चाहिए कि अल्लाह ताला मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो अल्लाह ताला जिंदगी में कहीं ना कहीं लाके आपको कंपनसेट करता है। बिल्कुल, तो इसमें ये कोई शक मतलब नहीं। उसूल है। सर ये और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रियाज भाई, और इसमें मैं बिलीव करें हाजी भाई, कभी भी मुझे अभी रिग्रेट नहीं रहा कि मैं ओलंपिक नहीं खेला है। वो अल्लाह ताला का शुक्र है, डिपार्टमेंट वाइज और वैसे हॉकी में भी अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुझे सब चीज़ें जो है ना, मैं बोलता हूँ नहीं यार जो होता है वो अल्लाह ताला की कोई मसलियत होती है उसके अंदर। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत से ऐसे मतलब ओलंपियंस भी बने जो उस म्यार पे पूरा नहीं उतरते थे, और आप जैसे लोग जो है वो रह भी गए। तो ये सब मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जैसे हमारे आजी भाई बैठे हैं मेरिट पे, ये वो लोग हैं जो मेरिट में, और इनकी टीमें भी आप देखेंगे 84 का ओलंपिक और दूसरी मतलब इनकी फतुहात हैं, और उस जमाने में मेरिट पे तवज्जो दी जाती थी, ऐसे लोग थे वो सिलेक्ट करते। बहरहाल यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपके पास यहीं से शुरू करेंगे प्रोग्राम को। ब्रेक लेते हैं। में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन अयाज महमूद और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आसिफ अहमद खान। अयाज महमूद साहब, ये बताइए कि अभी हाल ही में फेडरेशन ने जो साबका सेक्रेटरी थे सैयद हैदर हुसैन, साबिक ओलंपियन नासिर अली और साबिक ओलंपियन सलीम नाजिम समेत कुछ और भी, खालिद बशीर और साबिक ओलंपियन अली अब्बास जी, तो इन सब पर पाबंदी लगाई है। अच्छा, इससे पहले जो फेडरेशन थी उसने भी बाज़ लोगों में पाबंदी लगाई थी। तो ये आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? कहाँ से हम कोई ऐसी शुरुआत कर सकेंगे जहाँ से ये चीज़ें जो हैं सही ट्रैक पर आ जाएं और हमारा फोकस जो है वो हॉकी की तरक्की हो, नेकनियती हो, या हम इसी चीज़ों में उलझे रहेंगे? रियाज भाई देखें, इसके अंदर ये मेरी अपनी एक फीलिंग है कि अगर हमारी डायरेक्शन सीधी हो तो हम ये बैन लगाना और लाइव बैन लगाना, अब कोई अगर ओलंपियन है आप उसको कैसे कहेंगे कि आप ग्राउंड पे ना जाओ? तो वो उसकी मतलब ब्लड के अंदर है कि उसने ग्राउंड पे जाना ही जाना है। अब हम बाज़ दफ़ा खेले होते, किसी के हाथ में हॉकी होती है तो हम वैसे ही खड़े हो जाते कि यार इसको देखें, शायद इस बच्चे में कुछ स्किल हो। सही। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल सारे हॉकी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आजकल तो रेयर हो गया ना, किसी के हाथ में हॉकी स्टिक आप देखते हैं तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि यार इस बच्चे के हाथ में हॉकी क्या कर रही है, नॉर्मली तो क्रिकेट बैट होगा या कुछ और होगा। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि आप बैन ना लगाएं, आप उनको ऑन टेबल लेकर आएं और उनसे बात करें। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहा है तो जमहूरियत क्या है सर? जमहूरियत तो यही कहती है ना कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं, कोई दूसरा हॉकी प्लेयर है, वो भी हॉकी प्लेयर ही है ना, जो आपके ऊपर तनकीद कर रहा है या आपको कुछ कह रहा है कि या डायरेक्शन दे रहा है, तो वो बोलेगा तो सही। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो कोई भी ना बोले, ये तो गलत बात है। हो सकता है कि मतलब अगर मैं आज आपके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, आप गलत काम कर रहे होंगे तो मैं बोलूँगा, आप सही काम कर रहे होंगे तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। और मैं क्यों बोलूँ अगर आप सही कर रहे हैं? हमारे पास अगर रिजल्ट्स आ रहे होते पिछले 15-20 साल में तो कोई भी, मेरा ख्याल है अब तो मेरा ख्याल है जितने हॉकी प्लेयर्स हैं
उनका रियाज भाई ये हो गया कि वो तो अब ओपनली बोल रहे हैं कि यार बस कर दो, यार बस कर दो, ये क्या बैन लगा रहे हैं। अभी उन्होंने बैन लगाया, पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने 5 आदमियों उन्होंने पर आगे फिर बैन लगा लगा दिया। बिल्कुल। तो ये मेरे पास लेटर्स रखे हैं सारे, ये जनाब अगर कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं, ये सारे लेटर्स हैं। नहीं, वो तो आपका प्रोग्राम बड़ा लंबा हाँ, हो जाएगा, लेकिन लंबा। ये वो लेटर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के वहां से आए कि प्राइम मिनिस्टर का है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी का, और हाल ही में जो अभी निकाला है 5 नवंबर को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अच्छा, ने एक ये और- बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये- इसका मतलब ये हुआ अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अगर ये लेटर निकाला है तो हाँ। दैट मीन्स कि उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी पिछले पूरे साल में, क्योंकि नसरुल्लाह साहब आ गए हैं वहाँ पे डीजी स्पोर्ट्स। उसमें अब अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि उस जगह हर जगह ये कहा गया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो एक्चुअल चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उससे हट के सारी हट के चीज़ें हो हो गई। गई हैं, हाँ। जिसकी वजह से आपकी स्पोर्ट्स डैमेज हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अच्छा, स्पोर्ट्स जब डैमेज हुई है और किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट उठा ले, ये एक सॉफ्ट इमेज है इस कंट्री का। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अंदर हालांकि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि लोग डर के नहीं कर रहे, क्योंकि आपके फेडरेशन के लोग या बोर्ड के लोग ऐसे हैं कि लोग कहते हैं यार इनको पैसा ना देना, ये पैसे खा जाएंगे। अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट हो रही हो, सही लोग बैठे हुए हों, तो ये इतनी टैलेंटेड नेशन है, ये हॉकी को छोड़ के ये सारी चीज़ों में कामयाबी कर सकती है। अच्छा यासमीन साहब, ये बताइए कि आप भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ फेडरेशनों के साथ काम कर चुके हैं, और एक मौके पे तो आप कायम मुकाम सेक्रेटरी की हैसियत से भी आपने मैं एसोसिएट सेक्रेटरी एसोसिएट सेक्रेटरी जी, जिसमें आपने अच्छा किया मुझे जी, वो जी। कह दिया, मैंने पैसे नहीं लिए थे और मैं अपनी टिकट पे गया था, अपनी टिकट पे आया अच्छा था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आपने बहुत सी फेडरेशनों के साथ ज़ाहिर है काम किया, बड़ी जिम्मेदारियाँ आपने अदा की। जो हम वादे करते हैं और जो हम प्लान बनाते हैं, तो जब हम खुद मतलब उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ जो मसाइल होते हैं वो आप ही लोग मतलब ज़ाहिर है उस दौर से गुजरते रहे होंगे, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते, क्या वजह है उसकी? मतलब हमने ज़्यादातर यही देखा है तमाम मतलब फेडरेशन में, ये 15-20 सालों की बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो मैं उसी तरफ आ रहा था हाँ। रियाज भाई। देखें 15-20 सालों में हुआ क्या, सिचुएशन बड़ी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हुई कि जब किसी ने आपको कहा कि मैं एक टूर्नामेंट करा देता हूं, तो पता लगा कि आपके किसी बोर्ड के मेंबर ने या किसी फेडरेशन के आदमी ने कहा कि यार मुझे 5 लाख रुपए का चेक दे दो, कैश का, ऐसा भी होता फेडरेशन है? के नाम का ना ऐसा देना। भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। अच्छा, क्या मुझे 5 लाख रुपए का कैश चेक दे दे लेकिन अयाज और मैं मैंने- आपको जो है एनओसी दे दूंगा। लेकिन एयाज में तो इसमें सिलसिला ये है कि इस तरह के तो बहुत से इल्ज़ामात लगते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो करप्शन की भी हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो अब तक साबित तो ही नहीं हुई हैं। सर साबित इसलिए नहीं हुए क्योंकि जवाब ही नहीं दिया गया। देखें, हम जितने पुराने लोग हैं हम ये कहते हैं कि जब अगर आपके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शंस 113 ऑडिट ऑब्जेक्शन पॉइंट्स हैं और इन्हीं के टेन्योर के हैं जो पिछले 15-20 साल में लगे हैं, तो उसको क्लियर किसने करना है? इन्होंने ही करना है ना सर। इस वक्त सिटिंग लोग यही हैं, इन्होंने ही क्लियर करना है, इन्होंने ही बताना है कि अगर पैसे सही जगह इन्वेस्ट लगाए हैं या लगे हैं तो उसको क्लियरिफिकेशन दे दें। ऑडिट का मकसद क्या है? आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, आपने वो स्पेंड किए, अगर आपने स्पेंड आपका कहने का मकसद है चेक एंड बैलेंस जो है होना चाहिए। सर देखें, ये तो असूल है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो जो इस वक्त हमारा हाल है, हमें पैसा, फेडरेशन को हमारी पैसा देने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई प्राइवेट आदमी आता है? नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के थ्रू आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि यार इनको पैसा दे दो, इन्होंने आगे यूरोप टूर पे जाना है या किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, आप इनको स्पॉन्सर कर दें। वेयर एज के व्हाट आई फील, मैं हमेशा से, मैं आपके प्रोग्राम में भी कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, हमें जो है ये आपको एक मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी और इन ट्रू स्पिरिट बनानी पड़ेगी, जिनका काम होता है फंड्स लेकर आना और प्रॉपर फंड्स को एग्जीक्यूट करना। अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक, हमारी फेडरेशन ने तो आज तक वो खुद ही मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, वो खुद ही मार्केटिंग के सारे लोग हैं, हमने आज तक टीम कोई बनाई नहीं है। इसी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है हॉकी फेडरेशन की या हॉकी प्लेयर्स की, मैं कहूँगा कुछ लोगों की वजह से सारे हॉकी प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, वेरेस के ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें, अच्छी की उम्मीद करते हैं। और सर हमारी तो फिर दुआ है। बिल्कुल वो हो गया। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि हाल ही में ज़ाहिर है जो प्रेसिडेंट हैं तारिक बुगटी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी उम्मीद अफजा बातें की, और अभी हाल ही में मतलब मैं देख रहा था मीडिया पे, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका मतलब चीन, जनूबी कोरिया, हॉलैंड और इंग्लैंड के जो मतलब हॉकी फेडरेशन है उनसे रब्ता हुआ है, और वो जो है यहाँ पे हॉकी की
तरक्की के लिए वो ताउन के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारा मतलब इससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी हॉकी को सुधारने में, या हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए? नहीं, इसमें ये है कि है तो डेफिनेटली देखें ना रियाज भाई, अच्छा है क्योंकि पहले हमारे पास तो एक तो प्रॉब्लम फंडिंग का भी है कि टीम जाना आना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसमें ये होता है कि अगर बाहर से टीम यहाँ आ जाती है तो हम अलग अलग अपना प्लेयर्स को उसमें ट्रायल बेसिस, ऐसे पहले भी होता रहा है याजी भाई कि हम अलग अलग अपने ग्रुप्स खिलाते रहें, लड़कों को चेक करते रहें। उससे डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्सपोजर तो प्लेयर को मिलेगा ना। जिसका सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम हुआ है अभी लास्ट जो हम वर्ल्ड कप भी खेले थे जिसमें गए थे, आप यकीन करें रियाज भाई, जो लड़कों ने कोई एक सिंगल यूरोप टूर या कोई ऐसा हमारा टूर ही नहीं था, डायरेक्ट जाके हम एशिया कप भी खेले लास्ट ईयर का, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन आई, मतलब जो लास्ट ईयर हुए 2023 ओमान में। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप में था जौहर बारू में एक टूर्नामेंट हुआ था 8 टीमों का, वो हमने खेला था। उसमें बड़ी बड़ी टीम्स से, उसके अंदर भी हमने माशाल्लाह से 8 टीमों में 4th पोजीशन पे हम लोग रहे थे। तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ये एक्सपोजर इस तरह का जो मिलेगा, बेशक लड़के यहाँ पे भी आ जाए, और अब मेरा ख्याल से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाहौर में चल रहा है, ये वहाँ जाएंगे चाइना खेलने के लिए, तो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, उसका प्रेशर अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है, लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास फंड्स हैं, देखें एक ज़माने में आपके पास फंड्स होते थे तो आपकी टीमें जाती भी थी, आती भी थी, दूसरी टीमों को आप मतलब है कि उनकी मेहमान नवाजी करते थे, फिर आपकी रैंकिंग अच्छी थी तो दुनिया की टीमें जो है आपसे खेलना पसंद करती थी। लेकिन जब आपकी रैंकिंग कम होती है, आपके पास फंड्स भी नहीं है, तो ना आप अपनी टीमों को बाहर भेज सकते हैं, ना दूसरी टीमों को आप यहाँ बुला सकते हैं, तो जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसीलिए सर वो रैंकिंग तो होती है ना, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में, सीरीज में, इससे फिर वो अपग्रेड होती है ना। अब हमारी तो जो टूर्नामेंट जाती है टीम, और वो भी जिस तरह जाती है आखिरी। अच्छा, बिल्कुल आसिफ ये बताएं, आप भी माशाल्लाह 10-15 साल से तो बाकायदा आप इन हैं फेडरेशनों के साथ कहीं ना कहीं कोचेज हैं, मतलब कहाँ खराबी देख रहे हैं आप? मतलब ये कौन, आप ज़ाहिर है आप हैं उसके अंदर सिस्टम के अंदर, तो खराबी कहाँ है, बेसिक खराबी कहाँ है जो हमारी, एक तो फंड्स हमारे पास नहीं आ रहे, फिर हमारी टीमें जो है परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ मतलब बातें करते रहते हैं। बस थोड़ा सा यही है कि जो ब्लेम गेम है ना, जो हमारा जो एक बहुत अच्छा हो गया, किसी तो को कौन खत्म करेगा? ये प्लेयरों को खुद ही करना है ना। अभी हम लोग क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन ना, हम लोग दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपके साथ कभी कोई गोरा भी आ जाता है ना, तो गोरे को भी हम बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, तो फिर हमारे जो अपने जो जितने भी कॉलीग्स होते हैं वो सब एक दूसरे को कि जी यूं है, ऐसा है, वैसा है, उस चक्कर में जो है ना, मतलब कि जी मैं टीम खिलाऊंगा तो मेरी मर्जी की खेलेगी, आप टीम खिलाएंगे तो वो आपके पैटर्न के ऊपर खेलेगी। इस चक्कर में जो है ना हमारी मतलब जिदबाजी में जो है ना, ये हमारे जो प्लेयर्स जो है ना वो भी सफ़र कर रहे हैं। इसमें फेडरेशन का कितना किरदार? फेडरेशन का तो देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेडरेशन का काम जो होता है ना, वो यही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की स्ट्रॉन्ग या ज़रा स्ट्रिक्ट होती है तो वहाँ पे कंट्रोल में होते हैं मैटर। अब जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ये इजी हो जाते हैं, यहाँ कहीं पे कोई थोड़ा बहुत अयाज भाई आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा एक सिंपल से है, अगर आपने हर 2 महीने के बाद आपने कोच चेंज करना है तो आप 100 साल लगे रहें, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी कोच की बात याद दिला दी। अभी पिछले दिनों जो मौजूदा फेडरेशन के सदर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो है अब मुल्की कोचेस पर इन्हिसार करेंगे और वही जो है हमारी टीमों को मतलब कोच करेंगे। तो ये मतलब कहाँ तक ये बात दुरुस्त है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कैटेगोरिकली हम एक बात तय कर लें कि अगले 3 या 5 साल के लिए सिर्फ पाकिस्तानी कोच पे हम डिपेंड करेंगे, और या फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिसी क्या होती है? लेकिन यहाँ तो ये है ना कि फेडरेशन जब चेंज होती है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नई वहाँ से शुरू हो जाती हैं। रियाज भाई देखें, मैं फॉरेन कोच के तो 100% 200% मैं अगेंस्ट हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो है तारिक बुक्टी साहब जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनसे इत्तेफाक करते हैं इस बात में? सर ये मेरा ख्याल है हम सबका व्यू यही है, जितने मेरा ख्याल है हम जितने एक्स प्लेयर हैं, तारिक बुक्ती साहब को तो हॉकी के बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन अगर किसी ने बता दिया तो डेफिनेटली डायरेक्शन साल हो गया है, डायरेक्शन सही है, लेकिन उसके अंदर भी कोई वजह होगी जो वो ये कह रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से उनका डायरेक्शन इस तरफ आया होगा। क्योंकि कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाहर के थे वो ख़त्म हो गए, तो अब वो मास्टर कोच थे, अब वो फारिग हो गए, तो इस तरफ आ गए होंगे कि जी अब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए। पाकिस्तानी कोच होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। हाँ, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाए। ताहिर जमान की बहैसियत जो क्रेडिबिलिटी है एज ए कोच, वो तो मैं समझता हूँ कि एक परफेक्ट कोच हैं। सर मेरा व्यू डिफरेंट है।
देखें जहाँ पर डिग्री लेना है, कमर वो एक इब्राहिम अलग भी चीज़ है। हैं, कामरान अशरफ भी हैं, और कमर भी हैं। कामरान ये सारे अच्छे बच्चे हैं, हमारे जूनियर्स ही हैं और अच्छे बच्चे हैं। देखें हमारा पैटर्न ऑफ स्टाइल, अगर आपने हाफ प्रेस पे खेलना है, डिफेंसिव हॉकी खेलनी है, तो आप हमेशा हारेंगे। आप चाइना से भी हार गए इसी स्ट्रेटजी पे खेल के। आप जब अटैकिंग तक हॉकी होनी चाहिए। आपकी हॉकी सर, आप जब तक गोल नहीं करेंगे और आप कहेंगे जी हमने सेफ हॉकी खेलनी है, ये एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो नई आई हैं कि जी हमने सेफ हॉकी खेलनी है। सेफ हॉकी का, आप पाकिस्तान की जो हॉकी है वो आज से नहीं, पिछले 75 साल से आप अटैकिंग हॉकी खेलते रहे। अब आकर आप कहते हैं कि जी हमने सेफ हॉकी के, आप जब सेफ हॉकी खेलने जाएंगे आप पे 5 गोल हो जाएंगे पहले 15 मिनट में। बिल्कुल और आप अपना रिकॉर्ड उठा लें पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स का, आपके साथ यही हुआ है बिल्कुल ऐसे कि आपने 15 मिनट के अंदर आपने कहा जी हम सेफ हॉकी खेलेंगे, आप पे जब 4 गोल हो जाएंगे तो अगले 45 मिनट आप वो 4 गोल उतारने पे ही लगा देंगे। इसमें फिजिकल फिटनेस का कितना मतलब दखल है? हमारी जो प्लेयर्स की, मैं प्लेयर्स की नेक नीति पे शुबा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि Physical fit नहीं है। फिटनेस जो है इंटरनेशनल मेयार की है या नहीं है? नहीं है, तो नहीं उसकी है। क्या वजह? सर आप सुबह देखें, सुबह हमारी जो मॉर्निंग ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर हम पहले, ये आसिफ भी मेरे साथ है, जूनियर है, इसको भी पता होगा कि पहले मॉर्निंग ट्रेनिंग हमारी रनिंग होती थी, उसके बाद उसकी एक मैट एक्सरसाइजेज होती थी, उसके बाद आप आते थे ड्रिल्स पे। और जब तालिब साहब जो इंटरनेशनल एथलीट हैं, जब वहाँ जो आपका फिटनेस सेंटर हॉकी जी। क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, उनके ज़माने में तो हमने देखा कि आप लोगों को सीढ़ियों पे मतलब सर स्टेज चढ़ाते थे। चढ़ाते थे। आपके एक और इंस्ट्रक्टर थे उमर हयात साहब, जिनको नूर खान साहब एयरफोर्स से लेकर आए थे। और मतलब ये वो लोग थे जो हमें ग्राउंड के अंदर आने के बाद खड़े नहीं होने देते थे। ठीक है, अब सिचुएशन ये है, क्योंकि मैंने एक गोरे के साथ काम किया है, तो उसने वी विल ट्रेन ओनली फॉर 2 आवर्स। मैंने कहा वाई? मैंने कहा जब उसको मैंने 2-3 दिन देखा तो पता ये लगा कि 2 आवर्स की ट्रेनिंग के अंदर जो है 25 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट का रेस्ट है, तो बचे कितने हमारे पास? 1 घंटा 15 मिनट, उसमें आप बच्चे को सिखाएंगे क्या? अच्छा, ये आसिफ एक छोटा सवाल, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। यही मतलब पाकिस्तानी कोचेज होने चाहिए, आप क्या कहेंगे इसमें? आपका मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, टैलेंट है यहाँ पे, है, कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली जब वो आएंगे, आके उनके साथ अटैच हो, ये नहीं कह रहा कि उनको हेड बना दें, उनके साथ अटैच हो, बहुत कुछ है रियाज भाई। अच्छा, इसका इसमें रियाज भाई मैं आपको एक ऐड करता हूँ, सॉरी आसिफ, मैं देखें आप अपने कोचेस को बाहर भेजें, ठीक है, उनको ट्रेन करें, और ज़रूरी नहीं है कि उसको एक वो आपने FIH की डिग्री दिलवानी है। जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल, आप सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर उनको भेज दें कि वहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। सही, ठीक है, देखिए आप सीखने, राइट टाइम विद यू, आपको सीखने से भी बड़ा कुछ मिलता है, आपको देखने से भी बड़ा कुछ मिलता है। आपने पढ़ना है वो तो थ्योरी है, उसको इम्प्लीमेंट जो करना है ग्राउंड के अंदर वो किसने करना? इसका बड़ा अच्छा फायदा ये होगा कि आपके यहाँ से जो इतनी अच्छी हॉकी खेले हुए Exactly. वो जो है कोचेस टेक्निकल मतलब उनको काफी साउंड होंगे और वो कोचिंग कर सकेंगे आगे। देखिए होता क्या था रियाज भाई, जब आपके जब सर यहाँ ब्रेक के लिए कहा जी, जा रहा है, please. तो ब्रेक के बाद यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज। आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक ओलंपियन एयाज महमूद और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आसिफ अहमद। जी एयाज महमूद, जो आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए सर, मैंने कहा कि आप अपने, होता क्या था हमारे ज़माने में, मैं भी एज एन ऑब्जर्वर गया हूँ। 81 के अंदर मेरा लेफ़्ट नी डैमेज हो गया था, जिसके लिए मुझे नूर खान साहब ने लंदन भेजा था, ठीक है, ऑपरेशन के लिए। लेकिन उससे पहले एक 4 नेशन टूर्नामेंट जर्मनी में था, एक 4 नेशन टूर्नामेंट हॉलैंड में था। तो उन्होंने कहा अयाज आप इधर से जर्मनी जाएंगे, जर्मनी से हॉलैंड जाएंगे, ये आपने ये 4-4 मैचेस हैं हर जगह पे,
कि आपने 8 मैचेस देखने हैं जाके, और एज एन ऑब्जर्वर मैं, कासिम ज़िया, शाहिद अली खान और खालिद हमीद, हम 4 लोगों को एज एन ऑब्जर्वर भेजा। ये 81 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप अच्छा, सोचें कितना इत्मीनान मिलता है इससे, कितना सर, boost देखिए up ना, होता है? अच्छा इत्मीनान मिलता है, प्लस ये कि आप में एक एनर्जी आ जाती है सर कि मैंने यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आपकी करना है, एक्सपर्टीज जो है इन्हांस होती है। इनहांस होती है, ठीक है। और फिर आपके अंदर एक जज्बा आ जाता है कि आप कहते हैं कि यार इतना मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब मेरा काम है कि मैंने परफॉर्म करना है। अच्छा, उससे मतलब हुआ क्या? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, आप पे फेडरेशन इन्वेस्ट कर रही है ना। अच्छा, और वही 4 लड़के जो हैं आपके 84 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हुए। हमें कब भेजा था? 81 में भेजा था, 82, 83, 84 में जाके हम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हुए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये अच्छा, ये नहीं है कि 81 में हमें भेजा उसके बाद बंद कर दिया, 82 में किसी और को भेजा, 83 में किसी और को भेजा। ये एक आपका प्रोसेस जो था वो चलता रहता था। अब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट आ गई है। अब आप 18 प्लेयर हैं, ऑफिशियल ज़्यादा हो गए, ऑफिशियल्स कम कर दें, उन बच्चों को साथ भेजें जिन्होंने हॉकी खेलनी है। मेरा पॉइंट ये होता है। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि जाहिर है पहले की बात हमने की, जो फेडरेशन होती थी उनमें इंटरनेशनली विजनरी लोग हुआ करते थे, कोई मसाइल कम होते हैं। मसाइल तो हर ज़माने में होते हैं लेकिन उस वक्त कम थे। लेकिन अभी जो है ये फंड्स के बड़े मसाइल हैं, क्या कहेंगे? मतलब फंड्स तो वाकई में रियाज भाई बहुत ही, मतलब मैंने जैसे आप बोल रहे हैं कि बीच में देखा है अंदर जाके भी, कि मतलब वाकई में अब वो वाली वो नहीं। पहले जैसे डाइट प्लान हमारे होते थे, हमारे जो मतलब होटलिंग होती थी, रहना खाना पीना, वो तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड अब नीचे चला गया ना। स्टेडियम में रह रहे हैं, पहले हम होटलिंग करते थे, वहाँ पे रहते थे, प्रॉपर लड़कों को रेस्ट मिलता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, एक एक कमरे में 2-2 लड़के होते थे। इस तरह से करके डाइट प्लान भी हमारा ऐसे ही होता था, आना जाना ये वो डेली वेली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो सर आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ तरह की है ही नहीं। कोई बंदा जाता है अपने मतलब एट योर ओन, आप जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किस तरह से बेहतर हो सकता है? बेहतर सर यही है कि इसमें डिपार्टमेंट्स जो हमारे जिस तरह से बंद हुए हैं पहले, उनको भी तो वो करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने भी एकदम हाथ हटा लिया है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। 1-2 हमारे बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं, ये बात तो सही है, जब आपकी रैंकिंग या आपकी परफॉर्मेंस जो है नीचे आती है तो जाहिर है फंड्स वगैरह, फिर वो यहाँ पे ये देखना होता है कि जो फेडरेशन में लोग हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने मतलब टैलेंटेड हैं, और किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आता है जी। ये भी है थोड़ा सा मसला। तो देखे ना, ये भी है ना कि अगर प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं वो तो थोड़ा बहुत तो मतलब होता है, वो कर लेते हैं ना इस चीज़ को। अब जब हम एक एक्सपर्टी आपकी स्पोर्ट्स की है तो वो उस तरह के उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन यही वाली बात है कि बेशक जैसे कि आप मतलब उन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ बंदे आप रखें और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएं, उस तरह से फिर काम एज ए ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉपर सेल्स डिपार्टमेंट बाकायदा अलग से होना चाहिए। मैं तो आपको कब से कह रहा जी, हूँ, मार्केटिंग आप टीम, क्या कहेंगे? देखिए आपकी एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, ठीक है। आप अखबार में दे दें, आपके पास कल 15 एजेंसियां आ जाएंगी कि जी हम आपकी प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं। लेकिन डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। जब इस किस्म के लोग आते हैं तो उनकी एक परसेंटेज होती है। जब आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको एक स्पॉन्सर लेकर आता है कि जी हमने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 करोड़ के बाद उसकी एक फीस होगी जो उसका परसेंटेज है कि जी 20%, 10%, 15%, 30%, वो उसको आपने देना ही देना है। अगर आप उसको नहीं देंगे वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप एक मार्केटिंग टीम हायर करें, उनको काम है पैसे लाना, और अपना जो इन हाउस ऑफिस जो है ना उसकी डायरेक्शन सी, मतलब प्रोडक्ट को ऐसी तैयार करके ना प्रोडक्ट बनाई जाएगी ना सर, प्रोडक्ट बनेगी है। हॉकी एक प्रोडक्ट बनेगी तो फिर ये बिकेगी। अब आप देखें क्रिकेट में PSL कितना दुनिया भर में एक सॉफ्ट इमेज गया। शुरू में मतलब इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा था, लेकिन अब आप देखें कि दुनिया भर में उसका एक सॉफ्ट इमेज बिल्डअप हुआ। दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ पर आए और जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सो गई थी, और उसके बाद जो है आप देखें कि वैसा ब्रांड बन गया कि दुनिया भर की फिर बाद में टीमें भी आनी शुरू हो गई। आपके प्रोग्राम पे ओपनली बोल सकता हूँ? नहीं, वो तो आपका मौक़िफ़ होगा। बोल सकता हूँ ना, आप बोलें। ठीक है। 2019 के अंदर जिस तरह आपने कहा कि मैं एज ए एसोसिएट सेक्रेटरी गया था और मैंने 1 महीना वहाँ पे काम किया। फिर बता रहा हूँ कि मैंने ना डेली लिए थे, अपने खर्चे पे रहा था, अपनी टिकट पे गया था, ठीक है। वहाँ ऐसा क्यों किया था आपने? सर मैं अपने पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगवाना चाह रहा था कि मैंने पैसे खा लिए। हाँ, जो मुझे टास्क दिया गया वो ये था कि जनाब अली आप लीग के बारे में किसी से मिलें। 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई।
अच्छा वही 3 लोग थे जो मेरे से पहले जो वहाँ पे थे, उनसे भी मुलाकात की उन्होंने। तो उनका व्यू यही था कि वो कहते हैं भाईजान हमने आपके साथ, आपकी फेडरेशन आप हैं तो हम आपके साथ काम कर लेंगे क्योंकि आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है। जो पहले थे वो ये कह रहे थे कि सड़क ही बनेगा। अच्छा, ये तो बड़ा मतलब अलार्मिंग है। सर तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि मेरे पे भी बैन लग जाए। नहीं नहीं, आप पे मैं क्यों ये बैन घबरा लगेगा? रहा हूँ। आप मतलब आपने कोई पता नाम नहीं लगे लिया मेरे किसी पे भी का, live- आपने किसी का नाम नहीं लिया, आप तो एक जनरल बात कर रहे हैं। अब सड़क ही बनेगा तो सर देखें ना, साढ़े के हिसाब में हुआ क्या कि आपकी हॉकी बर्बाद हो गई। सही। ठीक है, हॉकी फ्रेटर्निटी जो है हमारी, ये इसमें बड़े अच्छे लोग हैं सर, अच्छे लोग हैं, डायरेक्शन सीधी हैं लोगों की, और हॉकी से प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप मार्केटिंग की बात सही कर रहे हैं, फंड्स हमारे पास होने चाहिए, इतनी मतलब कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आपको होनी मैं चाहिए। रियाज भाई, मैं आसिफ भी अभी हॉकी के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ आता जाता है, और इसको पता है। आप यकीन करें, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, आपको प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए। लेकिन जो हमारी टीमें, हमारे खिलाड़ी, उनको डेली अलाउंस नहीं मिल रहे, और कई महीनों के मतलब ड्यू है। और दूसरी तरफ एयाज भाई, दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है, छोटे बेचारे, जिनकी 50,000 उनकी तनख्वाहें 10-8-9 महीने से नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन एक खुशाइन बात है कि अभी उनको 1 महीने की तनख्वाह मिली है, तो मैं समझता हूँ कि डेडलॉक तो टूटा है। क्या सर देखें, और मैं समझता हूँ पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए 10 महीने की। रियाज भाई देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल की जो दुनिया है ये बेसिकली कमर्शियल दुनिया है, ठीक है। आप पैसा देंगे, लोग काम करेंगे, आप पैसा नहीं देंगे तो वो बेचारा घर कहाँ से चलाएगा आदमी। चलें, प्लेयर्स का तो मुझे समझ आती है कि यार आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, आपने नहीं दिया, अब आप तो वो भी लोगों के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने अभी तक बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। लोगों के 25-25, 30-30 लाख रुपए आपने देने, 3-3, 4-4 टूर्नामेंट्स हो गए, आपने पैसे नहीं दिए, तो किधर जा रहा है पैसा? अच्छा, देखिए ना, फिर यहीं पे आके जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है या कोई भी मार्केटिंग के लोग आते हैं या कोई भी आपके पास स्पॉन्सर आता है, वो जब आपके इंटरनल हालात देखता है तो वो डर जाता है कि यार मैं इनको पैसे दूंगा, ये भी खा जाएंगे। अच्छा, ये तो एयाज भाई ठीक है, तो मैं समझता हूँ छोटी बातें, जैसे खिलाड़ियों के जो मतलब ड्यूज हैं वो उन्हें देने चाहिए, मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी चाहिए। बेचारे छोटे मुलाजमीन जिनकी 50-60 हज़ार 70 हज़ार, आजकल तो इलेक्ट्रिक के बिल इतने आते हैं कि पूरी तनख्वाह उसमें चली जाती, चे जाए के 10-10 महीने से मुलाजमीन को PHF की तनख्वाहें नहीं मिल रही। अच्छा, इस वक्त हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम का हाल जो है बहुत बुरा था, लेकिन अभी हमने देखा है कि वहाँ पे वो थोड़ी सफाई शुरू हुई है। ये लीज वगैरह का क्या इसका सिलसिला है? इसलिए कि लीज खत्म हो गई है, एक ही स्टेडियम है, लीज खत्म हो गई है। और रियाज भाई, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से ये कहना चाहूँगा, ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की प्रॉपर्टी है। आप लाहौर बैठे रहे, लाहौर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑफिस है जो आपने रेंट पे लिया हुआ है। जी जी, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपने इसको पिछले 20 साल में निगलेक्ट किया, इस ऑफिस को, इस स्टेडियम को, जबकि इसकी प्रेमिसेस जो है किराए पे उठी हुई हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर, आपकी तनख्वाहें यहाँ से जाती हैं और आपने फिर भी निगलेक्ट किया हुआ है। ये ऑफिस तो आप अपना आबाद करें ना, आपको पता तो लगे कि सेक्रेटरी यहाँ बैठता है, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, वो बैठते हैं, किसी प्रेस वाले ने जाना हो, किराया तो मिलता रहा, वो बार का भी काफी है, लेकिन वो पता नहीं जा कहाँ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो किराया तो मिलता रहा है, हर साल जो है वो रिन्यू भी होते हैं, किराए रिन्यू होते हैं, किराए बढ़ते हैं। अच्छा देखिए ना, सॉरी टू कट यू, एक तो जाहिर है आपके पास फंड्स नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि उसके किराए मिलते हैं, वो जो है मतलब ज़ाहिर है मुलाजमीन पे खर्च होने चाहिए। फिर ये कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है याज भाई और आसिफ, वो ये है कि डिपार्टमेंट्स की टीमें अर्ली 90s में ख़त्म कर दी गई थी जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे, ठीक है ना। क्रिकेट टीम तो खैर अभी ख़त्म हुई थी, तो हमारे खिलाड़ियों के पास जॉब नहीं है, उनका कैरियर नहीं है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो ऐसी होगा। आपको याद है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के ज़माने में मतलब उन्होंने डायरेक्टिव्स निकाले थे, लेकिन उस पर भी कोई अमलदारमद नहीं हुआ। फिर हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने भी निकाले थे, मेरे ख्याल से उस पर भी नहीं हुआ कुछ। और ये आखिरी मतलब है 2-4 मिनट, जमाली साहब अल्लाह ताला उनकी ग़रीक़े रहमत करे, वो तो बहुत पुरानी बात है। जी जी, अभी करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहना चाहूँगा कि खुदारा स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें, ये आपकी कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज है बिल्कुल, और आपको इसके अंदर कॉर्पोरेट हाउसेस को आकर इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाकर आपकी स्पोर्ट्स जो है वो ऊपर आएगी।
अयाज़ भाई और आसिफ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो हॉकी से वाबस्ता हैं, उनको इसमें बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारी मतलब चीज़ें इनको मिली होंगी। आखिर में अयाज़ भाई, मैंने बहुत सारे सवालात किए आपसे भी। कोई ऐसी बात जो हॉकी के हवाले से आपके जहन में और मैं ना कर सका हूँ, तो काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बस प्रोग्राम जो है हमारा वाइंड अप कर रहे हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। और कोई पैगाम हमारे नौजवानों के लिए प्लीज़। मैं अपने यंगस्टर्स को एक पैगाम देना चाहूँगा। देखें, मेहनत करें, स्काई इज़ द लिमिट। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ जहाँ पर आप कहें कि मैं शॉर्टकट से जो है ना टॉप पे चला जाऊँ। वर्क हार्ड, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या दुनिया की किसी और आप जगह पे हों, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर सुरखरू करेगा। ये मेरी दुआ भी है। और आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला देयर इज़ नथिंग जो आप ना कर सकें। अच्छा आसिफ, ज़ाहिर है वही बात जो मैंने सवालात किए, कोई ऐसी बात हॉकी के हवाले से, आप वर्ल्ड कप के हवाले से एक बात कर रहे थे, वो ज़रूर कीजिएगा अपनी। और कोई पैगाम हमारे नौजवानों के लिए बस जल्दी से ये कोई। डेफिनेटली हमारा नेशनल गेम है, इसको आप लोग जिस तरह से दूसरे गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ भी खेलें, मेहनत करें। और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि प्लीज़ इस हॉकी को सपोर्ट करें। और इसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अभी करंट टीम के साथ रहा हूँ, हमारी पोटेंशियल है टीम के अंदर, प्लेयर्स के अंदर। तो काइंडली इसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करे या हमारे जितने भी इदारे उनमें से करे, तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि ये चीज़। रियाज भाई, मैं एक चीज़ और जी, कह सकता हूँ। मैं जो यंगस्टर्स हैं, जो ख़ास तौर से हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों को फील्ड पे ज़रूर लेके जाएं, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाएं, उन बच्चों को इन्वॉल्व करें किसी स्पोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे उन बच्चों को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो है वो वैल्यू पता लगे कि स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है आपको वो हर किस्म की जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप करते हैं, वो आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो मैं अपने जो यंग पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ओलंपियन एयाज़ महमूद साहब और इंटरनेशनल आसिफ अहमद ख़ान साहब, थैंक यू। आपने ये गुफ्तगू सुनी। जो हमारे साथ मेहमान थे, साबिक ओलंपियन एयाज़ महमूद साहब, जो कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके साथ साथ आसिफ अहमद ख़ान, जिन्हों के क्रेडिट पे 2 गोल्ड मेडल हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये मतलब खुशनसीब भी हैं और थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादती भी हुई। लेकिन जैसा हमने बात की थी कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं लाके आपको कंपनसेट ज़रूर करता है, जिसका इन्होंने इकरार भी किया। बहरहाल ये पूरी हॉकी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगले हफ्ते तक के लिए नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।